हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी लोगों का डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल पर। आज डिफेंस वाला की टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। क्योंकि आज हमारे बीच यहाँ पर एनडीए एग्जाम, एनडीए 2 ऑफ 2022 क्लियर करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं, साथ में हमारे पेरेंट्स भी हैं। तो ये जो डिफेंस वाला की जर्नी है, इसको लेकर मैं बताऊं, यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उनके साथ भी शेयर करूंगा। ये हम लोगों का यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था 15 ऑफ अगस्त 2021। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो हमारे पहले बैच के थे। 15 अगस्त 2021 को हमारा पहला ये यूट्यूब चैनल शुरू हुआ, जिसकी क्लासेस सबको याद भी होगा यहाँ पर कि 1 सितंबर से शुरू हुई थी। और वो हमारा पहला बैच था जिसका नाम शक्ति था। और ये शक्ति बैच हमने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया था। इस बैच में हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश, करंट अफेयर्स, सारी चीज़ें थी। तो जब डिफेंस वाला शुरू हुआ था, ये पहला वर्टिकल था पीडब्ल्यू का जो जेई और नीट से डिफरेंट था। मतलब पहला वर्टिकल जो जेई और नीट से अलग गया था। तो जब ये कैटेगरी स्टार्ट हुई, जब ये वर्टिकल शुरू हुआ, तो जैसा कि अभी अलग सर ने कहा भी था और हम लोग ने भी सोचा था कि इतनी जल्दी ये यहाँ पर आ जाएगा। ज़ीरो से शुरू हुआ था। आज हमारे पास इस यूट्यूब चैनल पर मोर देन 6 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, मोर देन 600K एंड अप्रॉक्सीमेटली, टू बी प्रिसाइज, शायद अभी का जो डेटा है वो कुछ 620K तक का है, यानी 6,20,000 बच्चे हमसे इस पे जुड़ चुके हैं। जो कि शायद डिफेंस की फील्ड में अगर हम और भी चैनल्स की बात करें तो काफ़ी बड़ा चैनल है, और मेरे ख्याल से हम शायद सबसे बड़े भी हैं इस वक्त। और इसका मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जब हमने इसके बाद फर्दर बैचेस लॉन्च किए, या फिर आप इन बैचेस पे जाके उन लेक्चर्स के अगर आप व्यूज़ देखेंगे, कितने बच्चों ने उसे पढ़ा है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शक्ति बैच चला, शक्ति बैच ख़त्म हुआ, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिला शक्ति बैच से। तो फिर उसके बाद डिफेंस वाला ने शौर्य बैच लॉन्च किया। और ये शौर्य बैच हम लोगों का जो पहला बैच था, आई थिंक ऋतुजा ने बताया भी था, 2999 का बैच था, फर्स्ट बैच था। फर्स्ट हमारा जो बैच ऐप पे आया था। तो ये बैच हमारा 2022 का जो एनडीए एग्ज़ाम था, फर्स्ट वाला एनडीए 1 ऑफ 2022, उसके लिए था। तो शौर्य बैच से हमने लगभग मेरे ख्याल से 1500 प्लस सिलेक्शंस दिए थे रिटन एग्जाम में, और शक्ति बैच से हमें कम से कम 600 प्लस सिलेक्शंस मिले थे, जो कि रिकॉर्ड सिलेक्शंस थे। बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमको मिलता चला गया, प्यार बहुत मिलता चला गया, डिफेंस वाला की टीम बढ़ती चली गई, स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिला। और मतलब ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर हमने जब आगे इसमें बैचेस चलाए तो हमने इसमें शक्ति 2.0 भी लेके आए, शौर्य 2.0 भी लेके आए। अगर आप अभी YouTube चैनल पर जाके शक्ति 2.0 के वीडियोस के व्यूज़ देखेंगे, या जो पहला शक्ति था उसके व्यूज़ देखेंगे, लगभग सारे वीडियोस 100K क्रॉस कर चुके हैं। मतलब 1 लाख बच्चा उसको देख चुका है। वैसे आप देखोगे तो हर साल एनडीए का लगभग 2-2.5 लाख बच्चा एग्जाम देता है, और उसमें से कहीं आधा बच्चा तो ऑलरेडी जो है वो डिफेंस वाला के ये वीडियोस देख चुका था। आगे कारवां और बढ़ा डिफेंस वाला का, और जब हमने शौर्य 2.0 लॉन्च किया था 2022 का, तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करना शुरू कर दिए थे। क्योंकि ये तो समझ में आ गया था कि हाँ, बच्चों हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे थे, तो हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट कर दी थी। स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं वो जान रहे होंगे, जैसे हमने शक्ति बैच तो पढ़ाया ही पढ़ाया, उसके बाद हमने साथ में बच्चों के लिए अभ्यास टेस्ट सीरीज लेके आए। अभ्यास टेस्ट सीरीज में उनको वही पैटर्न पे हमने सवाल कराए, और टेस्ट सीरीज मेरे ख्याल से सिर्फ 100 रुपीज़ की थी, 100 रुपये की टेस्ट सीरीज थी वो। और उसमें हमने बच्चों को 3 टेस्ट दिए थे, शायद 3 या 5 टेस्ट दिए थे। तो हमने टेस्ट दिए थे और एग्जैक्टली वो पैटर्न पे प्रैक्टिस कराया था जो पैटर्न रिटन में आता है। अभ्यास ही नहीं, फिर उसके बाद हमने बच्चों के लिए विजय सीरीज चलाई थी। और चूंकि हम शक्ति में पढ़ा चुके थे पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट, तो हमने अब ये सोचा कि कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं।
तो हमने विजय बैच लॉन्च किया था। विजय बैच में हमने वही सेम कंटेंट जो हम थ्योरी फॉर्मेट में पढ़ा चुके थे, अब हमने उस कंटेंट को एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ाया, ताकि बच्चे को ये समझ में आए कि सवाल कैसे बनते हैं और वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में उसे याद कर ले। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो जब मुक्तक सर क्लास लेते थे विजय के अंदर, विजय बैच में, तो जैसे वो एक क्वेश्चन लेके आए तो कहते हैं ना कि जब एमसीक्यू से हम सॉल्व करते हैं तो खाली एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, एक ऑप्शन सही तो हमें पता चलता ही है, उसके अलावा 3 ऑप्शन गलत क्यों है हमें वो भी समझ में आता है। तो हम एक सवाल में एक तरीके से 4 टॉपिक्स की तैयारी कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अप्रोच निकली एंड हमें उसमें भी रिजल्ट देखने को मिले। विजय बैच को भी बहुत पसंद किया गया। हमने PYQs भी कवर किए, उसमें हमने नए क्वेश्चंस बना के दिए, कंटेंट पूरा पढ़ा लिया। आई थिंक ये बेस बहुत अच्छे से सॉलिड तैयार था, जो आज शौर्य 2.0 के भी रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिले हैं। पहला शक्ति बैच, फ्री बैच, फिर उसके बाद शौर्य। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ बच्चे निखर रहे थे, हम लोग निखर रहे थे। हम लोगों को भी ये था कि क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड नहीं थी तो हम लोग ने, टीचर्स ने बहुत कुछ सीखा। मुझे याद है जब हम लोगों की टीम, प्रथमेश सर भी जुड़े हम लोगों से, राहुल सर थे और मुक्तक सर लोग थे, तो पहले तो हम लोगों के बीच में यही हो, टीचर्स के बीच में ये हो गया कि ये क्लास इतने में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। स्टार्टिंग में तो यही, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, ये एक तरह से लड़ाई हो गई कि भाई इतने में इतने घंटे में क्लास नहीं हो सकती, इतने घंटे में ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एंड फिर जब टीचर्स ने पढ़ाना शुरू किया तो उनको भी आइडिया लगा कि नहीं, ऑनलाइन इज़ वे डिफरेंट, क्योंकि जब हम लोग यहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं तो 1 वे डिलीवरी होती चली जानी है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो जो चीज़ हम लोग कभी ऑफलाइन में पढ़ते हैं, मान लीजिए उस टॉपिक को हम 3 दिन में पढ़ेंगे, तो हो सकता हो ऑनलाइन के अंदर वो हम 1 घंटे के अंदर ख़त्म कर पाए। ऑनलाइन के अंदर काफ़ी इंटरेक्टिव वे से राहुल परमार सर ने हवाएं चलना सिखाई, जो कि वाइट बोर्ड पे कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप कैसे हवाएं चल रही हैं आप बनाइए। वो धरती चिपका के ले आते थे, वो हाथ में ग्लोबी ले आते थे, तो काफ़ी इंटरेक्टिव तरीके से हम पढ़ा पाए थे। तो शौर्य 2.0 की नींव जो है वो इन 3 बैचेस से अच्छे से रख दी गई थी। शक्ति हमारा था, दूसरा हमारा शौर्य 1.0 जो हमारा एप्लीकेशन पे आया था, फिर हमने विजय लेके आए थे MCQ वाला, फिर हम एक टेस्ट सीरीज लेके आए थे अभ्यास। और जब शौर्य 2.0 हमने शुरू किया तो सारी फैकल्टीज़ अपने कंटेंट के साथ एकदम तैयार थे, बस बॉम्बार्डिंग करनी थी कंटेंट की, और वो शायद किया, बहुत ही प्रिसाइज मैनर में कर पाए और बिल्कुल टू द पॉइंट कर पाए। और शायद इसी वजह से ये जो रिज़ल्ट भी आए हैं, जो बच्चे बता रहे हैं, उन्हीं की ज़ुबानी आप लोग सुन ही चुके हो। तो ये रहा। इतना ही नहीं था, जब शौर्य 1.0 ख़त्म हुआ था 2022 का, तो हमने बच्चों को, ये था कि रिटन तो हो गया है, अब SSB का क्या, तो हमने SSB के लिए SSB मंत्रा भी स्टार्ट किया था। SSB मंत्रा में मुक्तक सर थे, SSB मंत्रा में प्रथमेश सर थे, SSB मंत्रा में नकुल आर्या सर भी उस वक्त थे हमारे लोगों के साथ, और 45 वीडियोस लमसम, या टू बी प्रिसाइज आई थिंक 45 ही वीडियोस थी जो हमने प्रोवाइड करी। जब आप SSB देने जाते हैं, आपकी तैयारी करते हैं, तो कुछ स्टैटिक पोर्शन भी होते हैं। मुक्तक सर आप लोग उसको ज़्यादा बताएंगे, प्रथमेश सर इसके बारे में आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे, कुछ स्टैटिक पोर्शन भी होता है। तो हमने वो स्टैटिक पोर्शन बना के डाल दिया है यूट्यूब पे, कि कभी भी बच्चा चाहे तो उसको देख सकता है। कुछ चीज़ें स्टैटिक हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं आना है, आप आज पढ़ोगे तो भी वैसा ही है, वो स्टैटिक पोर्शन 10 साल बाद भी करोगे तो भी वैसा ही होगा। तो हमने वो चीज़ भी एकदम फ्री करके डाल दी। जब शौर्य 2.0 आई थिंक लॉन्च हुआ था, तो जो 2.0 के बच्चे वो भी जान रहे होंगे, हमने इस चीज़ को ऐप पे भी लेके आए, और हमने उनको रिटन के साथ साथ 2 क्लासेस आई थिंक SSB की भी दी थी, जो मुक्तक सर ने ली थी और प्रथमेश सर ने ली थी। ये दोनों क्लासेस ऐप पे भी चली, और हम इस पे वर्क करने लगे कि कैसे हम पूरा SSB ऑनलाइन फॉर्मेट में ला सकते हैं। स्टोरी राइटिंग है, पिक्चर जो टेस्ट होता है, वो सब कैसे हम इस पे भी काम कर रहे थे। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, कैसे हम उसको कर सकते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, क्योंकि बहुत कुछ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि अलग सर ने कुछ टाइम पहले ही, जब ये हमारा इवेंट भी हुआ था, तो वहाँ पर 3D मॉडल्स दिखाए थे, हार्ट के दिखा दिए थे, एक एक सुपर मतलब वेना केवा भी दिख रही है, एक एक वेन, एक एक आर्टरीज दिख रही है। तो हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ये डिफेंस में भी SSB को लाना चाहते हैं, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें थी। अब मैं अपने फैकल्टीज़, हमारी टीम की बात करेंगे तो एक से एक धुरंधर टीचर्स हमारे साथ जुड़ते गए। मुक्तक सिंह राठौर सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और मतलब अभी सर आपसे
मिलेंगे भी, सर यहाँ आएंगे भी, तो उनकी जो आवाज़ है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। और जिस तरह से उन्हें हिस्ट्री पढ़ाई, जो तरीका था उनका हिस्ट्री डिलीवर करने का, एक होता है हिस्ट्री फैक्चुअल पढ़ा दी कि भैया ये राजा ने ये किया, ऐसा ऐसा हो गया, इस सन में हुआ, इस सन में हुआ। अब हिस्ट्री में कोई कैलकुलेशन थोड़ी होती है, अकबर माइनस बाबर अंडर रूट ऑफ हुमायूं कुछ निकल के आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। हिस्ट्री टू द पॉइंट होती है, और मुक्तक सर ने उसको कहानी के फॉर्म में जिस तरह से डिलीवर किया वो बहुत ही कमेंडेबल था, जो कि स्टूडेंट्स को पसंद आया। मुक्तक सर का रोल सिर्फ इतना ही नहीं था डिफेंस वाला में, उन्होंने एसएसबी मंत्रा के जो वीडियोस दिए, इसके अलावा स्पेशल वीडियोस, कभी कारगिल दिवस हुआ तो उस दिन, शौर्य दिवस है तो उस दिन, या फिर ऐसे बहुत सारे फौजियों के ऊपर उन्होंने वीडियोस बनाए, जिन्होंने शहीदों के ऊपर वीडियोस बनाए। तो इस तरह का नॉलेज वो डिफेंस वाला के यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट इम्पार्ट करते रहे। हमने और प्लान भी यहाँ पर बनाए थे, शुरू किए थे। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें थी, बट शायद वो आगे कभी आएगा। मुक्तक सर उस पर काफ़ी काम करने को एक्साइटेड भी थे, और नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि शायद आने वाले टाइम में वो प्रोजेक्ट शायद आ जाए आगे, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन वो पूरी सीरीज़ मुक्तक सर बना रहे थे। मुक्तक सर का हमेशा कहना था कि सर आप लोग मेरी नॉलेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ही इज़ मास्टर्स इन मिलिट्री साइंस, और मिलिट्री साइंस का जो टीचर जब वो पढ़ाएगा, जब वो ज्ञान देगा ना, तो वो एक्चुअली आपको ज्ञान देगा पूरी आर्मी का, मिलिट्री का किस तरह से चलती है। एक डॉक्टर का होता है ना, जब वो ऑपरेशन करता है तब वो उसका प्रैक्टिकल जानता है, तो मिलिट्री साइंसेस की पढ़ाई करने के बाद भी आर्मी के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चलता है, वो जीवन आपको, वो तरीका आपको मुक्तक सर ने बताया। और अभी भी आप कोई भी चाहे आप जाके यूट्यूब पे उनके वीडियो सर्च कर सकते हैं, है ना, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। तो मुक्तक सर इस तरह से अपनी नॉलेज को हम लोगों के बीच बांटते रहे। प्रथमेश सर भी हमारे साथ रहे। प्रथमेश सर ने इंडियन पॉलिटी पढ़ाना स्टार्ट किया। प्रथमेश सर इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहे थे, और पॉलिटी के लिए मतलब प्रथमेश सर के बच्चे तो अलग दीवाने हो गए। मेरे ख्याल से यहाँ बच्चों ने बोला भी था अभी कि जो तरीका सर बताते हैं या जिस एटीट्यूड से वो जीवन जीने की बात करते हैं। देखिए टीचर क्या होता है ना, अध्यापक सिर्फ इतना नहीं है कि वो सिर्फ आपको पढ़ा दे, कोई भी कर लेगा। मार्केट में हर बुक अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रथमेश सर पढ़ा रहे हैं। पॉलिटी सब जगह अवेलेबल है, आप कोई भी किताब उठा लीजिए, हम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, आप डीडी बसु पढ़ लीजिए, सुबह आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए पॉलिटी की, सब लोग पढ़ा देंगे। सारे चैनल्स पढ़ा रहे हैं, सारे कोचिंग सेंटर्स पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई भी अलग नहीं है। लेकिन किस तरीके से उसको पढ़ना है, ये एक टीचर की कला होती है। अगर वो उसे कर पा रहा है तो आई थिंक वो सबसे बड़ी बात है। और प्रथमेश सर के अंदर इंडियन पॉलिटी को लेकर ये बहुत था। प्रथमेश सर फॉर्मर नेविगेशन ऑफिसर भी हैं, तो किस तरीके से अगेन वो लाइफ जी है उन्होंने, वो अपने एक्सपीरियंसेस सब शेयर किए, तो आई थिंक बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुआ। पॉलिटी के क्वेश्चंस भी उनके जो टकराते हैं ना एग्जाम में, सब लोग जानते हैं यहाँ पर। और पेरेंट्स को बताना चाहूँगा मैं कि 9 सवाल, 8-9 सवाल, 10 सवाल इंडियन पॉलिटी से आते ही आते हैं, और सर की स्लाइड से डिट्टो क्वेश्चंस आपको टकराते हुए मिलेंगे। तो जहाँ तक रिटन की बात है वहाँ पर वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और जहाँ पर आर्मी की या फिर आर्म्ड फोर्सेस की लाइफ को जीने की बात है, खड़क वासला तक आपको पहुँचाने की बात है, उसमें भी सर उससे दुगना कंट्रीब्यूशन करते हैं। और सर ने ये चीज़ भरपूर किया है। अगेन एसएसबी मंत्रा के आप वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पर भी मिलेगा। मैं ये सब चीज़ें फ्री वाली बात कर रहा हूँ, मैंने पेड की तो अभी बात ही नहीं करी, या एप्लीकेशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आप सब लोग देख सकते हैं। जो भी आज मुझे यहाँ सुन रहा है वो इन सब चीज़ों को यूट्यूब पे देख सकता है। एसएसबी मंत्रा प्रथमेश सर करके आप सर्च करोगे, एसएसबी मंत्रा मुक्तक सर डिफेंस वाला लिख के सर्च करोगे, यू कैन फाइंड द वीडियोज़, ईजीली मिल जाएगी। बच्चे आसानी से जो है इसको कर सकते हैं। राहुल परमार सर हमें ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। राहुल परमार सर का प्यार जो है वो अलग ही है बच्चों के अंदर, क्योंकि राहुल सर के अंदर सबसे खास बात है जिस हिसाब से बच्चों से कनेक्ट करते हैं, बहुत ही एक ऐसा तरीके से कनेक्ट करते हैं कि बच्चे उनके दीवाने हो जाते हैं। खैर, तो हमारे साथ फिर साइंस की टीम थी, रक्षक सर थे, रूपाली मैम थी, सागर सर है, द वे दे टॉट दी साइंस पोर्शन ऑल्सो। वो भी मतलब ऐसा लगता है ना, वो हमेशा कहते हैं कि सर साइंस के लिए कोई आता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है, जबकि मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। क्रिकेट की टीम में अगर सिर्फ ओपनर्स हुए और मिडिल बीच के खिलाड़ी नहीं हुए तो टीम कोलैप्स करेगी। तो यहाँ पर जो है वो भी वही चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि साइंस के बच्चे क्योंकि होते हैं उसी फील्ड से होते हैं,
तो वो शायद मे बी साइंस पढ़ने ना आते हो या कम आते हो, इस तरह से आते हो। दानिश सर का तो कोई बात जवाब ही नहीं है, टाइगर सर के नाम से सबको जानते हैं उनको, और उनका जो प्यार है बच्चों के लिए और बच्चों का प्यार उनके लिए वो पैरेलल चलता ही रहता है। तो ये हमारे डिफेंस वाला की टीम थी और डिफेंस वाला के अचीवमेंट्स थे। इस बार भी हमने धुआंधार रिजल्ट्स दिए हैं, सब लोग जान रहे हैं। तो अब हम इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन खैर बड़ी हो गई शायद, अखिल सर की बात करें, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब अखिल सर जितना ज़्यादा लेबर शायद ही कोई डिफेंस वाला की टीम में करता हो, क्योंकि मैथ्स में अखिल सर मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स में 120 सवाल आते हैं, 120 क्वेश्चंस, और जब भी कोई मॉक टेस्ट की बात आती है, कोई सैम्पल पेपर की बात आती है, कुछ भी आती है, तो वो 120 सवाल सॉल्व कराते हैं। और अगर मॉक टेस्ट होते हैं तो उनके पल्ले में 360 सवाल जाते हैं, 360 क्वेश्चंस, वो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ वेरी लेबोरियस, आई थिंक बहुत मेहनत करते हैं वो, और उन्होंने अपना पूरा 100% क्या 200% दिया है। एंड आई थिंक उनसे ज़्यादा मेहनत तो मेरे ख्याल से अगर हम रिटर्न की बात करेंगे तो अखिल सर ज़्यादा किसी ने मेहनत नहीं करी है, मतलब हैट्स ऑफ। वो भी हमारे साथ है नहीं, लेकिन सच में हैट्स ऑफ। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं रक्षक सर और राहुल परमार सर को यहाँ पर बुलाता हूँ कि आई वांट कि वो यहाँ पर आएँ और बच्चों को फैसिलिटेट करें। सर एंड राहुल सर एंड रक्षक सर, प्लीज़ ओवर टू रक्षक सर एंड राहुल सर। रक्षक सर हमारे गाइडिंग लाइट, हमारे सबसे चहेते टीचर, फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे बहुत घंटे पढ़ा चुके हैं, इज़ वेरी हम्बल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कारवें को आगे बढ़ाते हुए सर हम इनवाइट करते हैं पहले तो 2 बच्चों को एक एक करके। हाँ सर बिल्कुल। पहला बच्चा है पायल। पायल प्लीज आ जाइए। पेरेंट्स भी आ जाइए प्लीज पायल के साथ। तो बेटा फिजिक्स वाला की तरफ से एक छोटा सा तोहफा प्यार का, है ना, फेलिसिटेशन, और ये भी आपके लिए, ठीक है। इसे खोलो एक बार। हाँ अभी खोलो, अभी खोलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत कुछ है इसके अंदर। निकालो निकालो निकालो, हाँ निकालो निकालो, शाबाश, वेरी गुड, यस। तो भाई क्या इसमें से कुछ मुझे भी देके जाओगे क्या, ये सब लेके जा रहे हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। अब ये जो खाली किताब है ना बेटा, इसको खड़गवासला में जाकर के भरना। खा लीजिए, खा लीजिए इसको, खा लीजिए। थैंक यू। आप बैठ जाओ बेटा, आपसे बातें करनी है। ओके बेटा, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि फाइनली आज आप खड़गवासला जा रहे हो। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा आपसे, जो कि शायद बाकी के स्टूडेंट भी जब आपको सुनेंगे, जो आज आपको अपना मेंटोर मानते हैं, फिर आज आपको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, उनका एक क्वेश्चन होगा कि जो आपकी जर्नी थी, इस जर्नी के दरमियान कई सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उनको आपने कैसे कंट्रोल किया, किस तरीके से आपने उनसे डील किया? और सही बताना, पेरेंट्स यहीं पर है। सर ये बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग। एंड ये बात तो सही है कि किसी भी जर्नी में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 148 से। उस टाइम में 12th अपीयरिंग थी, तो बोर्ड्स पे भी फोकस करना था। अच्छा, आपके 3 अटेम्प्ट थे ना? यस तो 148। यस सर, फर्स्ट टाइम 148 में, तो बोर्ड्स पे भी फोकस करना था एंड साइड बाय साइड एनडीए के लिए भी फोकस करना था। तो डिस्ट्रैक्शंस इस तरह से उस टाइम पे तो नहीं आई थी, क्योंकि अगर बोर्ड्स पे फोकस कर रही थी मैं एंड प्लस आपके चैनल पे फोकस कर रही थी, तो 12th के टाइम रिटन क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ड्रॉप ईयर में जब मैं जेई और एनडीए दोनों के लिए पढ़ रही थी, तब ये था कि मैं 2 तरफ फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं होगी इस चीज़ में। बट वही है कि पहले मैं जेई के लेक्चर्स करती थी, फिर टाइम मिलता था तो रात में टाइम निकाल के एनडीए। तो बहुत ज़्यादा लेबोरियस हो जाएगा जेई के साथ साथ एनडीए की तैयारी। सर का सवाल तो ये था कि भाई इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों से कैसे बचते थे? सर मैं किसी भी एंटरटेनमेंट को कैसे दूर रखा अपने से? सर या एंटरटेनमेंट के लिए क्या था आपके पास सोर्स, या था भी कि नहीं था ऐसा? सर मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ किसी भी, बस व्हाट्सएप यूज़ करती थी मैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल ये सारे मेरे नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स ने कभी, मुझे तो ये इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था पहले। जब क्लियर हुआ एसएसबी, तो वहाँ जाके फ्रेंड्स ने बताया इंस्टाग्राम डाउनलोड करो। जब तक एसएसबी ना हो जाए तब तक इंस्टाग्राम नहीं चलाना है। एक एक बच्चे को ये बात याद रखना। इंस्टाग्राम बंद अच्छा, कर दो आप लोग तो अभी चला सकते हो, जो हमें सुन रहे,
चैनल के ऊपर, उन बच्चों से बात है। आप लोग तो अब चला सकते हो, आप तो जो चाहो चलाओ। यस सर, तो सोशल मीडिया का कोई डिस्ट्रैक्शन एज सच आया नहीं। यूट्यूब का बीच में था कि शॉर्ट्स चल रहे हैं, चलाते रहो जैसे रील शॉर्ट्स। चलती है वैसे इंस्टाग्राम हाँ वैसे ही चलाते रहो, बट उसमें एक ये डिस्ट्रैक्शन हटाने का एक तरीका ये है कि ऐसे वीडियोस देखो जो तुम्हारे बेनिफिट में हो, तो वो उसी टाइप के वीडियो सजेस्ट करते हैं शॉर्ट्स में भी। यूट्यूब का कुछ एल्गोरिदम ऐसा ही है, right? यस सर, तो उस चीज़ को मैंने वैसे अवॉइड किया, उस डिस्ट्रैक्शन को, यूट्यूब के डिस्ट्रैक्शन को। और इसके अलावा जो फ्रेंड्स वाले डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो उनके बारे में क्या कहना है? सर 12th के बाद फ्रेंड्स तो सारे कट ऑफ ही हो गए, सब अपने कॉलेज लाइफ में बिजी। तो उस वक्त इसलिए टाइम मिल पाया, घर पे बैठ के आराम से प्रिपेयर कर पाई थी मैं। तो फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शन भी उस तरह से। जेईई करने का जो सपना था उसका क्या हुआ? सर जेईई का भी अभी एडवांस देखते हैं। अच्छा, ओके। अभी भी देखना है? यस सर। सर देने में क्या जा रहा है, प्रिपरेशन किए 1 साल, प्रिपरेशन किया तो दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है पायल, थैंक यू सो मच। ओके ओके, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू बेटा। ओके, कांग्रेट्स बेटा। नेक्स्ट बच्चे को जो हम इनवाइट करना चाहते हैं उनके पेरेंट्स को भी, पीयूष प्लीज आ जाइए। आपके लिए बेटा छोटा सा प्यार का नजराना। कांग्रेचुलेशंस बेटा। ये भी ले लो भाई, पकड़ लो इसको। इसको पता है मुझे बर्फी पसंद। बैठ जाओ। तो किसने मोटिवेट किया आपको एनडीए में जाने के लिए, या मुझे फौजी बनना है ऐसा सोचने के लिए? सर बात करूं तो सर 12th क्लास के मतलब 12th भी आधा बीत गया था, तब तक मुझे क्लियर नहीं था कि एनडीए ही करना है। सर अगर इनिशियली बात करूं तो मेरी क्लास टीचर थी, जिन्होंने पहले तो क्लास में पूछा कि रिटर्न का रिजल्ट किसका किसका आया, किसका निकला। फिर उन्होंने ही कहा था कि कौन कौन भर रहा है अगला वाला, तो उन्होंने कहा था कि तुम भी भरो। तब मैंने और मेरे क्लास के एक दोस्त ने बोला कि चलो भर देते हैं, भरने में क्या। तो उस टाइम तो इनिशियली उन्होंने बोला था। फिर उसके बाद जब मैंने पता करा इसके बारे में डीपली, तब लगा कि हाँ यही है जिसकी मुझे तलाश थी। अच्छा, तो करते हैं। ऐसा क्या है जो फैसिनेट करता है आपको एनडीए के बारे में? सर एनडीए में सर 2 चीज़ था दिमाग में पहले तो बचपन में, कि कुछ ऐसा करना है जिससे रेस्पेक्ट मिले। मनी भले मतलब पैसा तो सेकेंडरी है, वो भले कम मिले, रेस्पेक्ट मिले। और मतलब थोड़ा मतलब बिहार से हूँ तो वहाँ पे जैसे यूपीएससी वगैरह की होता है कि हाँ ये सब माना जाता है गवर्नमेंट जॉब का, तो ऐसा कुछ करना है। तो सर दोनों पहली बात तो इसमें कंप्लीट हो रही थी। और सर जैसा कि 12th के बाद देखा जाता है कि प्राइवेट कॉलेज और ये सब का मतलब फीस वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, और सर उसमें भी श्योरिटी नहीं होती है कि अगर आपको मतलब प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, और जॉब सिक्योरिटी भी उसका कुछ कह नहीं सकते प्राइवेट सेक्टर में। तो ये सब सर मतलब पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी, तो इसलिए सोचा कि यही करना है। अब तो आगे क्या फैसिनेट करेगा? और जब आप खड़गवासला चले जाओगे, ट्रेनिंग करोगे, कुछ उसके बारे में सोचते हो? कुछ सपने आते हैं? हाँ विचार सर आते बहुत सर फैसिनेट लगता है। क्या सर fascinating लगता है? हॉर्स राइडिंग सर, गन चलाएंगे सर, यही सब चलाएंगे? सोच के हाँ, लगता तो है। मेरा- वाह, मेरा- क्या बात। मेरा क्वेश्चन सवाल- हमारा यही था। मेरा सवाल यही है क्वेश्चन actually, हमारा यही क्योंकि था। मुझे बचपन से गन्स बहुत फैसिनेट करती हाँ, हैं। सर। तो कोई फेवरेट गन, कोई फेवरेट वेपन कुछ है क्या? हाँ, आर्टिलरी सर, चलाऊंगा, बात- टैंक चलाऊंगा, फाइटर चलाऊंगा, क्या चलाएगा? हाँ सर बात करूँ तो सर मैं जैसे क्लास 9 से गेम है फ्री फायर, ऑनलाइन गेम। तो उसमें सर कई सारे गन है, तो नाम पता चल गया उन सब का। तो सर एक स्नाइपर है ड्रैगनो, स्नाइपर ड्रैगन वो सब। और सर शॉर्ट गन वगैरह ये सब तो मतलब आर्मी में ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन सर AK-47 है एक, ये सब मतलब चलाने। तुमको पहले से ही गन चलाने का हाँ, शौक सर। है। तो अरे एक बात है सर कि गन चलाने का 2 लोग गन चलाता है, एक तो सोल्जर और एक जो मर्डर करके जेल में जाता है। सही बात है। पर हमको सोल्जर बनना है ना सर। अगर आप गन चलाओगे तो आपको मेडल्स मिलेंगे, अगर वो गन चलाओगे तो जूते पड़ेंगे। हाँ सर वो शेरशाह मूवी में है ना, वी लीड बाय एग्जांपल, लिव बाय चांस, परफेक्ट, बिल्कुल लव बिल्कुल बाय चॉइस एंड किल बाय प्रोफेशन। Right. सर वही सर। वाह यार, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके ओके बेटा, थैंक यू सो मच। प्लीज आ जाइए सर, दानिश सर, मक्तक सर प्लीज। शुभम और उनके पेरेंट्स प्लीज। बैग आपके लिए है, बुके। बहुत बहुत बधाई हो। तो शुभम, सबसे पहला सवाल मेरा तुमसे यह है कि क्या तुमने कभी सोचा था
कि ये क्रैक हो जाएगा जब तैयारी कर रहे थे, और ये भी सोचा था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी। इन दोनों बातों में से कितना दूर थे तुम? सर पहली बात तो थैंक यू सर यहाँ बुला के इतना सब कुछ करने के लिए। एंड सर सोचा तो मैंने था कि किसी दिन तो हो जाएगा अचीव, क्योंकि चाहिए तो था, आर्मी लाइफ चाहिए थी। तो सर मेहनत शुरू कर दी थी। पेरेंट्स भी बोलते थे, बहुत उनका भी बहुत सपोर्ट था कि हाँ तू बच्चा कर लेगा, दम है तेरे में। तो था तो अंदर से कि हाँ हो जाएगा एक दिन, और हो गया सर। एक बात मैंने कॉमनली देखी है यहाँ पे, जितने भी लोगों से मैंने बात की, मैं अभी हम लोग बाहर भी बात कर रहे थे कि जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला मुझे जिसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हो। कोई भी नहीं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे जिनको मैंने इंटरव्यू किया उन्होंने ये भी बोला कि अगर मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाते तो मैं नहीं कर पाता। तो क्योंकि इस चीज़ को हमारे बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, तो मैं उन सब पेरेंट्स से भी गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास ये जो बच्चे हैं ये ही सिर्फ एग्जाम्पलरी नहीं है, इनके पेरेंट्स भी एग्जाम्पलरी हैं, जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा अपने बच्चे का और हमेशा वो उनके साथ डटे रहे। तो देखिए, हम कभी कभी ये सोचते हैं अरे हमारा बच्चा तो कर ही नहीं पाया, हम देखते हैं हमें हमारा बच्चा नहीं कर पाया, देखो शर्मा जी की लड़की सेलेक्ट हो गई ना, हमारा नहीं हुआ। ऐसा बहुत कॉमनली रहता है हमारे समाज में। बट अल्टीमेटली पेरेंट्स को खुद भी अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या उन्होंने सच में इंसाफ किया। मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स नहीं करते, बट शायद थोड़ा जो एक्स्ट्रा हम अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा एक्स्ट्रा करे, सुबह जल्दी उठे, ये सारी चीज़ें करे। तो इन द सेम मैनर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम पेरेंट्स से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरा अपना 100% दे। सर क्या लगता है? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक सवाल मेरा पेरेंट्स से है कि ये जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, क्या इनमें से कोई ऐसे हैं जिनके बारे में आपको लगता था कि यार ये नहीं हो पाएंगे पर इन्होंने करके दिखा दिया, या ये बचपन से ही ऐसे थे कि मेरिटोरियस थे कि यार ये तो कुछ अच्छा ही करेंगे? आई थिंक सभी बहुत ही अच्छे थे, बेहतरीन थे शुरू से ही बेहतरीन थे। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे था जो मैंने बाहर सभी से पूछा था, और मैं आपसे पर्सनली पूछूंगा कि आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करेंगे और आर्मी ज्वाइन करेंगे। पर्टिकुलरली आर्मी ज्वाइन करने के बाद भी बहुत सारे चॉइस ऑफ आर्म्स होते हैं आपके पास में। इनफैक्ट ये चॉइस ऑफ आर्म आपको आपकी ट्रेनिंग के दौरान ही मिल जाएगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी पे। आपका चॉइस ऑफ आर्म क्या होगा? इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी या फिर कुछ और अगर इन्फेंट्री आपका जवाब हुआ तो फिर मैं ये भी पूछूंगा कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहेंगे आप? सर मेरे फादर एक्चुअली आर्मी में ही है एंड वो सूबेदार है, तो वो आर्टिलरी में है एंड मुझे भी पेरेंटल क्लेम मिल जाएगा, तो मैं आर्टिलरी की तरफ इंक्लाइंड हूँ अभी तो। बट आगे जाके एनडीए में जाके कुछ अगर मन हुआ इन्फेंट्री जाने का या पैरा जाने का तो वो भी जाना। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो लड़के ज्वाइन करना चाहते हैं ना आर्म्ड फोर्सेस और आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, एवरीवन वांट्स टू ज्वाइन पैरा एसएफ। तो मेरे को बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूचर लगता है हमारा, एक एक जवान, एक एक ऑफिसर एसएफ ही होने वाला आने वाले टाइम में। एवरीवन वांट्स टू ज्वाइन एसएफ, सभी स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी वही ज्वाइन करना चाहते हैं। उसका क्रेज़ बहुत है आज, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। इवन आप आर्टिलरी में ऑफिसर बन जाएंगे उसके बाद भी आप ऑप्ट कर सकते हो एसएफ के लिए, और बहुत सारे बनते भी हैं वहाँ से। सर और कोई सवाल? एक आखिरी सवाल शुभम, कि कोई ऐसी हॉबी है या तुम्हारा कोई ऐसा इंटरेस्ट है, क्योंकि जब हम एक ऐसी जर्नी पे जा रहे होते हैं, एनडीए जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, यूपीएससी पेपर कंडक्ट कराता है, 3 स्टेजेस से आपको पार करके जाना है, तो बहुत सारी हॉबीज़ और इंटरेस्ट के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो क्या कुछ ऐसे हॉबीज़ और इंटरेस्ट हैं तुम्हारे जिनके साथ तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, या तुम सब साथ में लेके चल दिए? आई जस्ट वॉन्ट एन ऑनेस्ट आंसर। सर एज सच कोई ऐसी हॉबी तो नहीं थी जिसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। हॉबीज़ तो मतलब हॉबीज़ अगर आपकी हॉबीज़ थी क्या क्या? सर एक थी मेरी फिज़िकल फिटनेस थी एंड वो तो आर्मी में रेगुलर लाइफ टाइम चलती रहेगी। ये भी एक रीज़न था मेरा आर्मी ज्वाइन करने का कि फिज़िकल फिटनेस रहेगी। और एक मुझे जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था सर, तो मैं बहुत ज़्यादा वॉच करता था, तो वो भी एक काइंड ऑफ हॉबी बन गई थी। ये जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इस एज में जनरली होता नहीं है, तो वो कैसे आया आपके अंदर? सर मैंने एसएसबी के टाइम सोचा था कि थोड़ा पर्सनैलिटी डेवलप वगैरह करना होगा, तो उसके लिए थोड़ा करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की तरफ इंक्लाइंड हुआ था। तो सर 1-2 यूट्यूब चैनल थे, जैसे प्रशांत धवन सर के वर्ल्ड अफेयर्स चैनल है,
तो सर उनसे मेरे को लेक्चर्स देख के उनके अंदर से थोड़ा लगता था कि हाँ, और क्यूरियोसिटी होती थी जानने की, तो सर उधर ही से इंटरेस्ट आया था। चलिए, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच एंड मैनी और कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारे बाद में अगले टीचर्स कौन कौन से आने वाले? प्रथमेश सर एंड सागर सर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। So next is I would like to call Uday and his parents. बहुत बहुत बधाई हो बेटा उदय। लो यार मुंह मीठा करो आप। ये एक छोटा सा टोकन है पीडब्ल्यू की तरफ से। उदय एंड प्रथमेश सर, आप जानते हो जब मैं छोटा था तो एक बॉर्डर पिक्चर आई थी, उसमें सनी देओल के डायलॉग्स को देखकर अंदर आग सी जाग जाती थी। जैसे उसने एक डायलॉग बोला, जिंदगी और मौत उस वाहे गुरु के हाथ में है और मेरा वाहे गुरु उस दुश्मन के साथ नहीं मेरे साथ है। ऐसे डायलॉग सुनकर मतलब लगता था मुझे आर्मी में जाना है, है ना? तो मेरी रट लगी रहती थी यार, आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है। मेरा सवाल तुमसे ये है कि क्या कभी भी कहीं तुम किसी बॉलीवुड मूवी को देख के प्रेरित तो नहीं हुए? या तुम्हारी कौन सी एक अच्छी बॉलीवुड मूवी है, बहुत सारी आई हैं, कारगिल आई है, एलओसी आई है, बॉर्डर आई है, कोई ऐसी मूवी जो तुम्हें फैसिनेट करती हो, तुम्हें लगा हो यार इस करेक्टर ने मुझे बहुत ही एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है लाइफ में और मुझे अब ऐसा ही बनना है? तो प्लीज़ आप आंसर बताइए इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। और अगर मैं बोलूं कि कौन सी मूवी इंस्पायर करती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मूवीज़ का इतना शौक नहीं है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि कौन सी मूवी मुझे बढ़िया लगती है तो वो है लक्ष्य मूवी, जिसमें कि वो जर्नी दिखाई गई कैसे बंदा आईएमए में जाता है। तो वो बहुत ही बढ़िया और इंस्पायरिंग जर्नी, इंस्पायरिंग मूवी है मेरे लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और याद रखना प्रीति जिंटा का कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी जाके लक्ष्य मिलेगा। ठीक है, हाँ। तो उसके लिए बेटा तैयार रहना, आगे आने वाले समय में इसका सामना करना पड़ सकता है, जनहित में जारी है। ठीक है सर, आप कुछ पूछना उदय, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक सपना होता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना है। अभी एक मूवी का नाम बताया उदय ने, लक्ष्य मूवी, द कन्वर्जन फ्रॉम अ बॉय टू मैन। इस मूवी में यही बताया गया था। आपका भी कन्वर्जन हुआ होगा, बट कभी दिमाग में थॉट नहीं आया कि इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना है? काइंड ऑफ इसे डेंजरस रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है। मैं कभी जॉब नहीं बोलूँगा, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये थोड़ी सी डेंजरस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कभी लगा नहीं ऐसा कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, लाइफ का थ्रेट रहने वाला है? क्योंकि कई कैंडिडेट्स के माइंड में ये आता है, पेरेंट्स के माइंड में भी आता है कि हमारा बच्चा इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने वाला है, आगे जाके ज्वाइन करेगा। तो कहीं ना कहीं तो लगता ही, आप लोग समझ रहे होंगे, जब बच्चे ने पहली बार बोला होगा कि मुझे आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना है, तो आपके दिल पे क्या बीतती है वो मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। बट फिर भी आपको कैसे लगा कि नहीं मुझे ज्वाइन करना है इंडियन आर्म फोर्सेस? कभी इस चीज़ से इफेक्ट करी है चीज़, या कभी करी नहीं? सर ये मैटर नहीं करता? सर ये चीज़ कभी मैटर करी ही नहीं। ग्रेट। इस चीज़ से कभी फ़र्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ पे एक कल्चर सा है कि बहुत से मैक्सिमम जो भी यूथ है, जो भी लोग हैं, वो आर्मी या आर्म फोर्सेस में है। मेरी खुद की फैमिली में मेरे फादर आर्म फोर्सेस में है, तो कभी ऐसा डर वाली फीलिंग नहीं आई कि यहाँ वहाँ पे थ्रेट है थोड़ा। वो दरअसल वो एक मोटिवेशन का सोर्स है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए, और वो भी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशन के तौर पे। तो कभी ऐसे डर का ऐसा फीलिंग नहीं आई। ग्रेट उदय, मैं यही सुनना चाहता था, बिकॉज ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि डर में आदमी हमेशा गलत डिसीजन लेता है। और अगर आप किसी प्रोफेशन के अंदर जाते हो और आप कहते हो कि इस प्रोफेशन में जाने के बाद मुझे थोड़ा सा डर लगेगा, स्पेसिफिकली इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर, तो वो चीज़ ठीक भी नहीं है। और कांग्रेट्स उदय, वंस अगेन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कांग्रेचुलेशंस बेटा, कांग्रेचुलेशंस। उदय के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ में आपका सेंस ऑफ पर्पस बड़ा क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज़ योर पर्पस, है ना? मैंने बताया भी ये चीज़ कि हर इंसान जीवन में 2 बार जन्म लेता है। पहली बार तब लेता है जब उसका सच में जन्म हो जाता है, दूसरी बार वो जन्म तब लेता है जब उसे अपनी लाइफ का पर्पस पता लग जाता है। ये पर्पस बड़ा ज़रूरी होता है, और उदय का पर्पस शुरुआत से क्लियर था, क्योंकि पहले भी मैंने उदय से बात करी, उदय के साथ हमारा पहले भी इंटरेक्शन हुआ है। सो उदय, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।
So Preet Dhama and his parents, please come and just take or receive the token of love from the PWDW. मुंह मीठा करिए पहले आप. मैं आपको काजू बर्फी खिलाऊंगा, पूरी खाओ. मैं प्रीत, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि फाइनली यू हैव मेड दैट. मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप एनडी की प्रिपरेशन करते हैं तो क्या चैलेंजेस आप लोगों ने फेस करें, आपने पर्टिकुलरली क्या चैलेंजेस फेस करें? बिकॉज अभी आप जिस एज के अंदर है उसमें कई सारे चैलेंजेस होते हैं, कई सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, और मैं समझता हूँ कि जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसका फोकस बड़ा क्लियर है, जिसको पता है कि उसको जीवन में क्या करना है. बट क्या होता है ना, अगर हमारा फोकस क्लियर भी है तो कई बार वो डिस्ट्रैक्शंस आ ही जाता है. स्पेसिफिकली आपकी एज में ये जो उम्र होती है इसमें डिस्ट्रैक्शन आता ही है. तो आपने कैसे उस डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करा? अगर कोई डिस्ट्रैक्शन था, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो कि मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद थी बट फिर भी मैंने उसे छोड़ा है, या इस डिस्ट्रैक्शन को मैंने इस तरीके से हैंडल किया है? जी. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर, जैसे कि आपने बताया डिस्ट्रैक्शन इस एज में आता है, तो सर मैं 12th का स्टूडेंट था जब मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था. तो सर मेरे को बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करनी थी साथ में सर फ्रेंड्स वाली डिस्ट्रैक्शंस भी आती है, और कोई स्पोर्ट्स, जैसे मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद था तो वो भी मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन ही था एक तरह से. बट सर मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी लाइफ के 2-3 मंथ्स फोकस रह के एनडीए की तरफ दे दूंगा तो मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ अच्छी हो जाएगी. तो सर मैंने इसलिए क्रिकेट खेलना बंद कर दिया सर, घर पे पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा. मेरी मम्मी ने भी मेरे को मोटिवेट करा कि हाँ बेटा, अगर तू 3-4 महीने मेहनत कर लेगा तो तेरी आगे की ज़िंदगी सफल हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. वो कहते हैं ना, त्याग करना पड़ता है अगर आपको सफलता पानी हो. तो त्याग बहुत बड़ी चीज़ होती है और हर कोई व्यक्ति त्याग कर भी नहीं पाता है, बट जो एक कर लेता है ना वो सफल हो जाता है. जैसे सामने बैठे हुए ये सफल है. तो त्याग करना बहुत ज़रूरी था और आपने भी त्याग किया उन चीज़ों का. देखिए क्या होता है ना, अगर मैं अभी मेरी एज में आके मैं बोलता हूँ कि मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ तो बड़ी नॉर्मल लगती है. बट आप इस बच्चे की साइकोलॉजी समझिए कि जिस एज के अंदर ये बच्चा है वहाँ पर ये बोल रही कि मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, बहुत बड़ी बात होती है. समझिएगा, किसी भी व्यक्ति के लिए किसी चीज़ को एकदम से छोड़ देना जिससे उसका लगाव था वो बहुत मुश्किल होता है हमारी एज के अंदर भी. ये तो छोटे से बच्चे हैं, बट वो कहते हैं ना कि त्याग जहाँ पर है वहीं सफलता है. अगेन कांग्रेट्स बेटा, कांग्रेचुलेशन. थैंक यू सर. So Preet, in your family who is more confident about your selection and why? सर सभी थे वैसे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही हार्ड वर्किंग चाइल्ड रहा हूँ, तो सबको ही लग रहा था कि हाँ बेटे ने मेहनत करी है तो रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा. एंड सर वो आया भी, अच्छा है. बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड. चलो प्रीत, Congratulations वंस मोर. नेक्स्ट वी विल कॉलिंग आसिम सर एंड रूपाली मैम. ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा मयंक. मयंक प्लीज़ कम अप. मैम आपको खिलानी है उसे. मयंक प्लीज़ टेक योर सीट. तो मयंक हम हमारे सामने हैं. मयंक से मेरी बात फ़ोन पे भी हुई थी और मयंक के साथ हमने एक जूम पे इंटरव्यू भी किया था. मयंक ने मुझे बहुत सारी बातें बताई थी. मयंक, पर एक सवाल मैं आपसे आज पूछना चाहूँगा. एक सवाल मैम के पास भी है और एक सवाल मेरे पास भी है कि एनडीए के अंदर सबसे ज़्यादा स्कैरी पनिशमेंट आपको कौन सी लगती है? ऑप्शंस दे देता हूँ. जैसे कि एक रोमियो पोजीशन होती है, एक फ्रंट एंड बैक रोल्स होते हैं, 5 किलोमीटर की रनिंग हो गई, या फिर सर के बल खड़े होना. सर मुझे लगता है जो रोलिंग वो है, क्रीम रोल बोलते हैं उसे बेसिकली. मसूरी रोल. हाँ सर, फ्रंट रोल बैक रोल. सर उसमें मेरे सीनियर्स भी हैं तो उन्होंने बताया था कि पीठ में कहाँ वो घुस जाते हैं कंकड़, तो काफ़ी उससे दिक्कत होती है, तो वो काफ़ी डरावनी लगती है मेरे को. 5 किलोमीटर आसान लगता है? सर मैं दौड़ता हूँ वैसे तो. मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है. मैम. ओके, मयंक, जैसे आपने बहुत काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, सीट्स भी काफ़ी कम होती हैं, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया, मींस आपका विज़न क्लियर है, काफ़ी फोकस्ड हो. सो आपने कभी ये सोचा है कि आफ्टर 4 years ऑफ योर ट्रेनिंग आपकी ड्रीम पोस्टिंग क्या है? आप कहाँ जाना चाहते हो सबसे पहले? मैम मुझे लगता है फ़ौजी की ड्रीम पोस्टिंग तो कश्मीर ही होती है, तो मेरा सपना है कि एक बार जम्मू कश्मीर थोड़ा सर्व किया जाए
और मेरे फादर भी सर्व कर चुके हैं जम्मू कश्मीर पे, चाइना बॉर्डर पे, सिक्किम में। सर कश्मीर है मैम। आपकी लेके आना है। जी सर। ठीक है, तो थैंक यू मयंक, और बेस्ट विशेस देते हैं आपको हम लोग कि आप अपने लाइफ में जहाँ भी रहो, है ना, एकदम, मैंने पहले भी कहा है, एकदम फेयरली काम करते रहना, सर्व करते रहना, और हमेशा अनबाइस्ड रह के काम करना है। वैसे यू नो इट मोर बेटर, अच्छे से जानते हो, बट हमें अपना हमेशा 100% ज़्यादा देना है। कभी 100% पे हम रुक नहीं सकते, है ना, हमेशा उससे ज़्यादा देना है। तो ठीक है, बहुत अच्छा, कंग्रेचुलेशंस अगेन, और बधाई आपके पेरेंट्स को भी। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट मैम, नेक्स्ट ऑफिसर। Next, we would like to call Rituja. प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऋतुजा। अपने आप ही खा लिया। रियली मतलब बहुत अच्छा लगा ऋतुजा को सुनकर। मैं फर्स्ट टाइम आई हर्ड यू, एंड यही लगा कि मतलब वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, और जिस तरह से आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो स्पेशली फॉर दी फीमेल कैंडिडेट्स आने वाले टाइम में, वो बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से जो भी आपको देखेंगे ना, आपको आइडल मानेंगे। तो ऋतुजा जैसे कई आइडल बनने चाहिए आने वाले टाइम में, इसके लिए आप स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलोगे? सर मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जो ये फेज़ होता है लाइफ का, इसमें डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। ऐसा फेज़ होता है उस टाइम थोड़ा बच्चे ना पेरेंट्स से रिपेल करने लगते हैं, क्योंकि मैं इस टाइम कॉलेज में हूँ, बाहर रह के पढ़ती हूँ, तो मैंने देखा है। तो लाइफ में दो लोगों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, फर्स्ट योर पेरेंट्स देन योर टीचर्स, और उनकी रिस्पेक्ट करिए। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खुश रहिए। सर इतना मैंने क्वालिफाई कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं मैं यहाँ पे कहूँगी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा नहीं होता, नॉर्मल सा होता है, आपके एज के अकॉर्डिंग ही पेपर होता है। तो बस खुश रहिए और टाइम स्पेंड करिए, फ्रेंड्स, फैमिली, जब पढ़ना है तब पढ़िए, क्योंकि सर गिल्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप बाहर रह के पढ़ रहे हैं और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आपके मन में ऐसा आता है कि यार कहीं मैं अपने माँ बाप को धोखा तो नहीं दे रही, मैं पढ़ नहीं रही। तो ऐसा कभी कुछ मत करिए कि आपको गिल्ट वाली फीलिंग रहे। अगर आप मस्ती कर रहे हैं तो मस्ती करिए, पर पढ़िए भी साथ में, क्योंकि उसी के लिए आपके माँ बाप ने आपको भेजा है। और एक बार पढ़ के सर फिर तो जीवन आगे अच्छा ही है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सो ऋतुजा, फर्स्ट ऑफ मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा ऋतुजा, ये बताइए, एज अ बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, तो मतलब आपकी फैमिली ने तो आपको सपोर्ट किया ही, जैसा आपने बताया, बट कोई ऐसे रिलेटिव्स या नेबर्स थे जिन्होंने बोला कि अरे लड़की हो, आर्मी में क्यों जाना चाहती हो, या ऐसा कभी फेस किया? और अगर हुआ तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया, या पेरेंट्स ने कैसे ओवरकम किया? सर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कोई बोले, क्योंकि ठीक ठाक थी पढ़ाई में पहले से, इतनी भी बेकार नहीं थी, अच्छी थी। तो ये डिसीजन मेरा था। तो सर ऐसा होता है ना, जब कुछ डिसाइड करते हैं, जब मुझे एनडीए में जाना था, तो मेरे पेरेंट्स के अलावा किसी को नहीं पता था कि मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे नेबर्स को नहीं पता था, मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी मेरे पेरेंट्स के अलावा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के अलावा किसी को नहीं पता था। रिजल्ट आया तो अपने आप सबको पता चल गया। तो जब आप कुछ चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, जो आपका गोल है, तो चुपचाप तैयारी करिए। उसका ढोल बजाना, डिंडोरा पीटना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको पता है आप सही है तो वो सबसे बड़ी चीज़ है, दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर पढ़ रहे हैं और सामने वाला बोले कि आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो आपको तभी वो बात बुरी नहीं लगेगी, बिकॉज आपको पता है आप पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर कोई तारीफ़ कर रहा है और आपको लग रहा है कि मैं उस तारीफ़ के लायक नहीं, मैं पढ़ती नहीं हूँ, तब भी वो मेरी झूठी तारीफ़ कर रहा है, तो वो आपको खुद फीलिंग आ जाती है। तो दूसरों की बातों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा कि हाँ, अगर आप खुद अपने डिसीजन पे स्टैंड नहीं कर पाए, आपने डिसीजन तो ले लिया, 10 लोगों को बता भी दिया, पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसकी तरह उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो फ़र्क पड़ता है। बट सर जैसे कि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, वैसे तो मैं ईस्टर्न यूपी से हूँ, बट मेरे फादर इज़ पोस्टेड इन वेस्टर्न यूपी। तो मैंने ये चीज़ देखी है। मैंने पहले भी बोला था सर मैं डीपीएस से पढ़ी हूँ, तो मेरे पापा ने मुझे भेजा, मेरा भाई भी डीपीएस में नहीं पढ़ता। तो शायद अगर मेरा भाई डीपीएस में पढ़ता तो लोग कहते कि लड़के को तो भेजा, लड़की को नहीं भेजा, पर मेरे को भेजा, तो अब मेरे भाई पे क्वेश्चन नहीं आता है। तो इस पर डिपेंड नहीं करता, आपके पेरेंट्स सब दोनों के लिए अच्छा करते हैं। पर हाँ सर, मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे कि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे ऐसा है, थोड़ा गर्ल्स को लेके उतना एजुकेशन में आगे नहीं है। पर अब धीरे धीरे सर ऑनलाइन मीडिया है, सब लोग देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स है हमारे पास। आर प्रेसिडेंट
और स्पोर्ट्स की फील्ड में देख लीजिए। तो सर बस ये है कि आप वो हिम्मत लेके कदम उठाओ और फिर तो सर सब कुछ आपका है, आपकी मंजिल आपके कदम चूमेगी, बस आप मेहनत करो। रियली वेरी नाइस। और यही चीज़ मैंने भी कुछ टाइम पहले भी कहा था कि जब ऐसी स्टोरीज़ बनती हैं तो हम टीचर्स मैम शायद इसी चीज़ के लिए ज़िंदा रहते हैं, हम इसी के लिए जीते हैं कि इनकी सक्सेसफुल स्टोरी कभी हो तो शायद इनकी स्टोरीज़ में हम टीचर्स का नाम आ जाए। हम इतने ज़्यादा सेल्फिश होते हैं कि टीचर्स की भाई जब ये अपनी कहानी लिखें कि मैं ऐसे पढ़ी, मैंने ऐसे क्लियर किया, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को खुशी मिल जाती है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। एक टीचर का यही मोटिवेशन होता है। पैसा तो मालिक दे रहे हैं ठीक ठाक, है ना, हमारे अलग सर भी दे रहे हैं, बस ये एक चीज़ है जो हमें बच्चों से मिल जाती है और बस और कुछ नहीं है। मतलब यही है, दिस इज़ द ओनली थिंग विच वी वांट एंड विच वी क्रेव फॉर। और एक्चुअली यहाँ पर इतने सारे बच्चे बैठे देखकर अच्छा लगता है। अगले बैच के लिए तैयार है ना, और फोड़ेंगे उसमें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बात सर। एक चीज़ और, अब ऋतुजा है, हम फीमेल कैंडिडेट है, अब इस स्टेज तक पहुंची है, तो इससे बहुत सारी गर्ल कैंडिडेट जो हैं बहुत इंस्पायर होंगी। सो मेरा उनको यही कहना है कि बहुत सारे लोग सर ऐसे होते हैं जो मतलब फीमेल कैंडिडेट्स को बेसिकली बहुत डिमोरलाइज करते हैं कि आप क्यों ही आर्मी में जाना चाहती हो, क्या ही करोगी। सो बेटा सबसे पहले तो बेस्ट एग्जाम्पल ऋतुजा है हमारे यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। और एक बात और हमेशा याद रखना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो वो कहेंगे ही कहेंगे, बस आपको अपने ड्रीम पर फोकस रखना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब ये ले जाना है, ये हमें कहा गया था करने को। अब यहाँ पर आई लाइक टू कॉल तानिश सर एंड मुक्तक सर अगेन। प्लीज़ सर एक बार आइए आप, एंड जो हमारे लास्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स हैं उनको भी फेलिसिटेट करिए। सो वी वुड लाइक टू कॉल अनुराग। अनुराग, यू आर विथ योर पेरेंट्स, प्लीज। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुराग। अपनी मदर को आप मिठाई खिलाइए सबसे पहले। अब हमें भी खिला दीजिए, काजू कतली खिला दीजिए। फिर तुम एकदम हो, इसलिए ज़्यादा मिठाई में पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारी मिठाई खा ली होगी आपने। बहुत छोटा सा। थैंक यू सो मच। तो अनुराग, सबसे पहले तो AIR-1 होना, मतलब ये एक ऐसा सपना है जो बहुत सारे लोग देखते भी नहीं हैं। एग्ज़ाम ही क्लियर हो जाए वही काफ़ी है। खैर, बहुत जगह गए, बहुत सारे सवाल मैं देख रहा हूँ लगातार, तुम्हारे इंटरव्यूज़ मीडिया से लेके सब जगह हो रहे हैं। क्या कोई एक ऐसा भी सवाल है तुम्हारे मन में जो तुम चाहते हो कि कोई तुमसे पूछे और अभी तक किसी इंटरव्यू में नहीं पूछा गया है? हम चाहते हैं कि वो सवाल आप पूछे और उसका जवाब भी दें। हाँ सर, ये कि फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्शन थे या नहीं प्रिपरेशन में? अच्छा, ये किसी ने नहीं पूछा तुमसे अभी तक? अच्छा, तो बताओ, फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्शंस थे या नहीं थे, या थे तो तुमने कैसे ओवरकम किया? अच्छा, ये जो बार बार फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्शन की बात हो रही है, क्या व्हाट डू यू मीन बाय इट? फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्शन है क्या? कोई दोस्त वाली बात हो रही है ना ये सिर्फ? नहीं, ये वो भी है ना सर, आप समझ जाइए बात। नहीं सर, मैं बस यही बोलूँगा कि यानी फ्रेंड्स एग्जैक्टली डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, बस अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं तो कहीं ना कहीं आपको समझ रहे हैं, और वो अगर आपको समझ रहे हैं तो वो ये भी जानते हैं कि अभी मेरा टाइम है, ठीक है, अभी मुझे तैयारी करनी है, तो उन्हें पता है कि ठीक है भाई अभी हमारा भाई पढ़ रहा है तो पढ़ लेने दो उसे, उसके बाद हम जाके उसके साथ शाम के टाइम खेलेंगे तो तब खेलेंगे बस। तो सर एक वो चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स का भी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है सर जर्नी में, वो एक होता है जो कभी कभी निगलेक्ट हो जाता है, तो सर वो था। मतलब फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जो डिस्ट्रैक्ट ना करें, तुम्हें सपोर्ट करें। हाँ सर, वो फ्रेंड्स ही जब ही हैं आपके कहीं ना कहीं की, यानी कि जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके हर एंडेवर में। एक सवाल मेरा भी है, और ये सवाल है कि जो ज़्यादातर हिंदी स्पीकिंग बेल्ट होते हैं वहाँ पे जो रूरल एरिया से लड़के या लड़कियाँ आते हैं, उनको एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, रिटन के लिए तो दानिश सर हैं ही सही, लेकिन आपने क्या अपनी तरफ से एफर्ट्स किए कि जैसे कि मैंने आपसे सुना भी था कि चरखी दादरी नाम के विलेज में आप रहते थे, तो वहाँ पे इतना कोई माहौल तो होता नहीं है कि लोग फ्रीक्वेंटली इंग्लिश के अंदर बात कर रहे हैं, तो आपने क्या एफर्ट्स किए जिससे कि आप अपने आप को इस लायक बना पाए कि एसएसबी के अंदर जाके इंटरव्यू में और दूसरे स्टेजेस पे आपने अपने आप को इंग्लिश में कन्वे कर पाए ठीक से अपनी बात को?
यहाँ मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बनती है। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि हम लोगों को इंग्लिश में कहते सुने। तो वो अगर हमारे सराउंडिंग में नहीं है तो शायद एक टीवी एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। सर सांसद टीवी पे डिस्कशंस आती हैं, तब जब आप वहाँ लोगों को कहते सुनते हो कि ठीक है चलो ऐसे हमें अपना बोलने का तरीका रखना चाहिए। या फिर सर मैं तो यानी अपनी स्पीकिंग स्किल्स में किसी को महाराजा मानता हूँ तो राठौर सर यानी शुक्रिया, बहुत बहुत यानी सर जो एक बोलने का तरीका होता है ना सर, यानी कि हाँ कहाँ एम्फेसाइज करना है आपको या फिर कहाँ आपको थोड़ा लो करना है वॉइस को, वो मैंने किसी से सीखा है। तो मुक्तक सिंह राठौर सर हैं सर, यानी तो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि ऑल इंडिया रैंक 1 ये मुझे क्रेडिट दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप आई डिजर्व इट एंड इट मेक्स मी फील मोर रिस्पॉन्सिबल। यस सर। और सर रही बात उसके अलावा सांसद टीवी के अलावा, तो वो था कि वीडियोस बना के यानी अपनी खुद की एक बार वीडियो बना के जब हम इंग्लिश बोल रहे हैं और फिर उसे एक चेक करें, क्योंकि जो हम खुद अपनी गलतियां पहचानते हैं और फिर खुद उन्हें सही करने की कोशिश करते हैं तो वो जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ मैं थोड़ा डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बहुत हेल्पफुल होती है सर। ये बहुत शानदार, तो आप बिल्कुल बोल पाते हो, कंफर्टेबल हो। यस आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज है ये सारे रूरल बैकग्राउंड के लड़कों और लड़कियों के लिए कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे and then you will be able to do it. Exactly sir, yes sir. Thank you very much. Yes, sir. I would like to call upon Asim sir on stage. Let's conclude. थैंक यू अनुराग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, ऑल द बेस्ट। अभी आसिम सर यहाँ पे स्टेज पे है और जब इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था तो बहुत सारे टीचर्स के बारे में बहुत सारी बातें करी थी। अनुराग भी यहाँ पे है, बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं। ये हमेशा अपनी बात नहीं करते हैं, इसीलिए मैं इनके बिहाफ पे बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सारे टीचर्स के पास में एक सिलेबस होता है, लेकिन करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं होता। और उस चीज़ का जिसका सिलेबस नहीं होता उसको इतने अच्छे से पढ़ाना कि आप देख ही रहे हो पिछली 2 बार से 10 में से 10, 12 में से 12। हेड्स ऑफ टू हिम। क्योंकि समय कम है, मेरे पास वर्ड्स तो बहुत सारे थे लेकिन क्योंकि समय कम है मैं इसीलिए इतना ही बोल पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो करंट मच। अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्वेश्चंस बैठे नहीं बैठे वो तो बात की बात है, लेकिन इंटरेस्ट क्वेश्चन सारे बैठे हैं सर, नहीं वो 10 तो on बैठे 10 ही हैं। बैठे। अरे नहीं वो तो बैठे ही है, लेकिन वो बैठे ना बैठे मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता आपने इंटरेस्ट क्रिएट किया, डेवलप किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स, ऑल द बेस्ट, है ना। यार 1 है, आवाज के ऊपर क्या ही लाना, है ना। अभी मेहनत तो करते ही रहे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, एंड नहीं ये आपसे उम्मीद भी है और यहाँ इनफैक्ट सभी से ही उम्मीद है कि सभी लोग अपने जो आज उन्होंने मुकाम हासिल किया है, रैंक जो उनको मिली है, वो इससे भी इम्प्रूव करते चले जाएंगे, है ना। बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज मार्जिन फॉर इम्प्रूवमेंट और वो इम्प्रूवमेंट आप सब लोग दिखाते चले जाओ, है ना। थैंक यू सो मच। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आने वाले टाइम में ये सपने को देखेंगे, एनडीए एग्ज़ाम को क्लियर करने की सोचेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे। बहुत सारे लोगों को मंजिल मिल जाती है, बहुत सारे लोग उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो मैं उनके लिए हमेशा यही कहता हूं, वो कहते हैं कि क्यों डरते हो, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो इसलिए डरो नहीं, और डर की वजह से ऐसा ना हो कि आप अपने घर से ना निकलो, आप तैयारी करना ना शुरू करो, स्टार्ट करो, तैयारी करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, क्योंकि कभी भी करी गई मेहनत खराब नहीं जाएगी। आपको ज़रूर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी तरीके से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आई वांट कि अब जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स बचे हुए हैं वो यहाँ पर आएँ, और टीचर्स एक बार आप लोग भी आ जाइए, तो हम लोग एक ग्रुप फ़ोटो यहाँ पर खिंचवा लेंगे। लेकिन एक बात और कहूँगा मैं सबसे, और बताना भी चाहूँगा कि ये जो आप अभी टीम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी सारी डियरेस्ट फैकल्टीज़ आर हेयर, दानिश सर इज़ हेयर, मुक्तक सर है, राहुल सर है, सागर सर है, रूपाली मैम है। सो ये खाली फेसेस नहीं है जो इस सक्सेस में इन्वॉल्व थे, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो हमारे बैक एंड पे काम करते हैं। लाइक आदित्य सर हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हैं, फैकल्टी से कोऑर्डिनेट करना, लेक्चर्स टाइमली ले लेना, उन तक बातें कन्वे करना। कैटेगरी मैनेजर सर हैं हमारे इसके बाद कंटेंट टीम की जो टीम पूरी है, वर्षा मैम है ना, हमारी यूआरएल टीम है, हमारे वाईटीएम के एंड से यहाँ पर लोग हैं। इन सब का कंट्रीब्यूशन है। ये तो सिर्फ फ्रंट एंड पे जो लोग दिख रहे हैं आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक लेक्चर में बैक एंड पे कितने लोग लगते हैं
इसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अभी आप इसी शूट को देख लीजिए, अभी ये वीडियो चला जाएगा यूट्यूब पे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बैक एंड पे कितनी मेहनत यहाँ पर करी जा रही है, कितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, कब से बैठे हुए हैं, और वो बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कब से, मतलब दे आर जस्ट देयर, और हर चीज़ को मॉनिटर करना कि आवाज़ ठीक आए। तो जितना भी सक्सेस यहाँ पर बनता है, ये जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, इन सब की सक्सेस के पीछे हर एक PW के मेंबर का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो किसी तरीके से हो, चाहे लेक्चर अपलोड करने के तरीके से हो, चाहे वो स्टूडियो के लड़के हों, स्टूडियो की टीम हो। हम जब लेक्चर लेने जाते हैं स्टूडियोज़ में तो वहाँ पर लेक्चर को लाइव लगाना, लाइट्स प्रॉपर रखना, आवाज़ ठीक आना, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ ये आज यहाँ पर हम लोग इस जगह तक पहुँचे हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको भी यहाँ पर उनका जो हक है, जो उन्होंने अपना पार्ट रोल प्ले किया है, वो उनको उस चीज़ का क्रेडिट दें। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम ऑल्सो प्लीज एक बार। थैंक यू टीम, थैंक यू बैक एंड टीम, थैंक यू कंटेंट टीम, थैंक यू URL टीम, थैंक यू YTM टीम, एवरीवन, फैकल्टी कोऑर्डिनेटर। हमारे साथ पारखे सर भी खड़े हैं, प्रशांत पारखे सर, ये भी हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हैं। मैं सर का नाम भूल गया था, सर अभी कहेंगे कि मेरे भूल गए, तो सर भी हैं, सबका नाम, मतलब हमारे साथ स्टार्टिंग से प्रशांत सर हैं। प्रशांत सर हमारे साथ शुरुआत से जुड़े थे, लेक्चर प्लानर डिज़ाइन करना, कितनी क्लासेस जाएंगी, कब जाएंगी, कोई टीचर बीमार पड़ गया, उसकी जगह किसी और टीचर को क्लास लेनी है, कैसे मैनेज करना है, किसकी क्लास कहाँ लिखवाएं, ये सारा काम बैकएंड पे प्रशांत सर देखते रहे। स्ट्रैटेजी पार्ट है, कैटेगरी हमारे मैनेजर सर हैं, वो प्लान करते हैं। तो ये पूरा जो आज निकल के आता है रिजल्ट फाइनल, वो पूरा टीम वर्क होता है। इस जस्ट हम सामने हैं तो हम दिख रहे हैं, जो बैक एंड पे हीरो हैं, अनसंग हीरोज जिनको बोल सकते हैं, वो अनसंग हीरोज पीछे ही खड़े हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन भी इक्वल है। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक फोटोग्राफ करके आगे बढ़ते हैं।